होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को इक्वल कर देता है। ओके जनाब, क्या हमेशा EOQ ही आपका इकोनॉमिक लॉट साइज होगा? इज इट नेसेसरी? नो। अगर हम EOQ मॉडल के assumptions को रिमूव कर दें, then it is not compulsory कि EOQ मॉडल से फाइंड किया हुआ लॉट साइज ही इकोनॉमिक हो, कोई भी और लॉट साइज भी इकोनॉमिक हो सकता है। ऐसा है? अच्छा, फिर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसकी क्या अप्रोच सीखी थी हमने? फिर हम टैबुलर अप्रोच को यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन में लॉट साइज के जितने भी ऑप्शंस गिवन होंगे, हमें लॉट साइज के जितने भी ऑप्शंस गिवन होंगे, हम हर लॉट साइज को सॉल्व करेंगे, हर लॉट साइज के लिए इस पे कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, जहां मिनिमम कॉस्ट होगी वही हमारा इकोनॉमिक लॉट साइज होगा। अच्छा, फिर हमने जितनी इसकी प्रैक्टिस की, उसमें क्या क्या चीजें आपने नोट की? मैंने आपको एक मेथड बताया था, रजिस्टर्स आपने लगा दिए हैं। हर क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या सीखा वो नोट करो साथ साथ। अब मुझे बताइए क्या क्या नए पॉइंट्स इसके अलावा सीखे? चलिए वन बाय वन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1 निकालो। उस कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1 में आपको क्या सीखा है बताइए? एनुअल डिमांड स्प्रेड गिवन नहीं थी, ऐसा है? तो वहां एनुअल डिमांड हमने कैसे फाइंड आउट करी? एनुअल डिमांड कौन सी लेनी है? ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज्ड। और कैसे फाइंड आउट करे थे हमने? यूनिट्स टू बी परचेज्ड किसके इक्वल थे? यूनिट्स टू बी सोल्ड प्लस इंक्रीज इन सेफ्टी स्टॉक प्लस इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी। क्या ये हम सीख कर आए? नहीं नोट किया हुआ रजिस्टर पे? आपको होमवर्क चेक किया घर? बेटा इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, इस चीज को स्ट्रिक्टली लेकर चलो। आइए हम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में क्या सीखा, हर एग्जांपल ने हमें क्या नया पॉइंट सिखाया, उसको रिपीट करते हैं और इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन की तरफ उसके बाद, ठीक है? चलिए भी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1 में एक तो हमने ये पॉइंट सीखे, लॉस कैसे एडजस्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एग्जांपल में सीखा है। लॉस को हमने कैसे एडजस्ट करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1 याद करवाइए। यूनिट्स सोल्ड प्लस इंक्रीज इन सेफ्टी स्टॉक प्लस इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक, ये गुड यूनिट्स होते हैं। लॉस अगर 6% हो तो ये जो गुड यूनिट्स है ये कितने परसेंट होंगे? 94%। इसमें लॉस को कैसे एडजस्ट करना है? इन यूनिट्स को इनकी वेटेज 94 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100% से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि लॉस उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। क्या ऐसा सीखा आपने इस एग्जांपल में? अगर पेपर में ऐसी चीजें आती हैं, आपको सेफ्टी स्टॉक का चेंज कहता है, आपको क्लोजिंग स्टॉक का चेंज कहता है, आपको लॉस एडजस्ट करने के लिए कहता है, तो क्या कर सकते हो? चलो रजिस्टर निकालिए, कहां आपने ये चीजें नोट करेंगे, दिखाइए मुझे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न फ्रॉम ईच कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल। नहीं बेटा, किसी ने इस चीज की प्रैक्टिस नहीं की है। ऑनवर्ड बेटा मैंने आपका होमवर्क डेली बेसिस पे चेक करना है, आपने डेली बेसिस पे ये चीज करके लाना है, ठीक है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट, हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और क्या सीखेंगे नाम इस चैप्टर? इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी से रेलेवेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट के स्टार्ट में बेटे हमने एक बात कही थी कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट में मुझे करना है इन्वेंटरी का एक ऑप्टिमम ऐसा लेवल फाइंड आउट करना है जो इन्वेंटरी की होल्डिंग कॉस्ट को भी मिनिमाइज करे और स्टॉक आउट को भी अवॉइड करे। उसी सिलसिले में एक स्टेप आगे हम चल रहे हैं और इसमें क्या देखना है कि मेरा इन्वेंटरी की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या होनी चाहिए, जो मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट को भी अवॉइड करे और मेरी होल्डिंग कॉस्ट को भी विद लिमिट्स रखे। ये मुझे सीखना है। इन्वेंटरी के 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 रीऑर्डर लेवल, नंबर 2 मिनिमम इन्वेंटरी कंट्रोल लेवल, नंबर 3 मैक्सिमम level, number 4 average inventory level, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा है। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं एक ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करूंगी
हम इन लेवल्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और बाद में इनके फॉर्मूलाज बनाएंगे। देखिए, मैंने बिजनेस के स्टार्ट में इन्वेंट्री परचेज की, मेरे पास ये इन्वेंट्री का लेवल था। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने इन्वेंट्री को यूज करना शुरू किया, स्टोर रूम में इन्वेंट्री का लेवल कम होना शुरू हो गया। फिर मैंने नए यूनिट्स परचेज कर लिए, इन्वेंट्री का लेवल कोई मैक्सिमम हो गया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वेंट्री यूज होती चली गई, इन्वेंट्री का लेवल कम हुआ, फिर नए यूनिट्स परचेज किए, इन्वेंट्री का लेवल फिर से बढ़ गया। ये कोरिलेशन है यहाँ पे, स्टोर रूम में इन्वेंट्री में यूनिट्स कितने हैं उनका कोरिलेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर ये इन्वेंट्री रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल क्यों परचेज किया? प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए। अगर आप फिनिश गुड्स क्यों प्रोड्यूस किए? सेल करने के लिए। आप मैन्युफैक्चरर हो, आप फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आप ट्रेडर हो, फिनिश गुड्स को परचेज कर रहे हो, इन्वेंट्री स्टोर रूम में आएगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो यूटिलाइज होगी, इन्वेंट्री का लेवल नीचे की तरफ कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इन्वेंट्री का वो लेवल जहां हमने नए यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, दैट लेवल इज कॉल्ड री ऑर्डर लेवल। री इक्वल अगेन नए यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना। कब प्लेस किया जाए? इन्वेंट्री लेवल एट दैट टाइम शुडंट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जब हम चीजें परचेज करते हैं बेटे, लीड टाइम इन्वॉल्व होता है, कि मैंने पहले भी एक दफा आपसे कहा। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आज आपने नए यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया, कल आपको नए यूनिट्स रिसीव हो। ऐसा हो सकता है? नो। लीड टाइम हमेशा इन्वॉल्व होता है, टाइम गैप हमेशा इन्वॉल्व होता है। तो उस टाइम गैप में हम अपने बिजनेस प्रोसेस को स्टॉप नहीं करते, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप नहीं होता, वो कैरी ऑन रहता है। और प्रोडक्शन प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस को कैरी ऑन रखने के लिए हमारे पास लीड टाइम में जितने यूनिट्स यूज होने चाहिए या होंगे वो हमारे स्टोर रूम में होने चाहिए। और वो कितने यूनिट्स होंगे ये दो बातें डिसाइड करती हैं जो ऑनवर्ड में आपसे डिस्कस करें। तो सिंपल रीऑर्डर लेवल इन्वेंट्री का वो लेवल है जहां पे आपके पास स्टोर रूम में यूनिट इस्तेमाल होते होते उस लेवल पे आ जाएं कि आपके स्टोर कीपर को पहले से इंटीमेट किया हुआ होता है कि जब तुम्हारे पास इन्वेंट्री इतनी रह जाए हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम नए यूनिट्स नया ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, नए यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। इन्वेंट्री के उस कंट्रोल लेवल को क्या बोलते हैं? रीऑर्डर लेवल। चलिए सपोज मेरे ग्राफ में वो इन्वेंट्री का रीऑर्डर लेवल ये है, ठीक है। और जनाब सपोज किए लेते हैं यहाँ पे 2000 यूनिट्स। स्टोर कीपर को पहले से इंटीमेट किया हुआ था कि भाई आपके पास स्टोर रूम में जब 2000 यूनिट्स रह जाएं, आपने परचेजिंग डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है। किस डॉक्यूमेंट के थ्रू अप्रोच किया जाता है? वो डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है परचेज ऑर्डर के नाम से। अब परचेज ऑर्डर जैसे आपके परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास आता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, उसका काम शुरू हो जाता है, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ऑर्डर प्लेस कर दिया, सप्लाई ने आपसे कुछ टाइम पीरियड मांगा, आपने उस प्रॉमिस टाइम पीरियड का वेट किया और उस प्रॉमिस टाइम पीरियड में सप्लाई ने आपको यूनिट फॉरवर्ड कर दिए। उससे पहले क्या हुआ होगा? आपने कॉन्टिन्यूसली इन्वेंट्री को यूज किया होगा, इन्वेंट्री का लेवल कम हो गया। अब जब आपके पास नए यूनिट्स आए तब तक इन्वेंट्री का जो लेवल रह गया था दैट इज कॉल्ड मिनिमम लेवल। अब सपोज मैंने इस टाइम ड्यूरेशन में 1300 यूनिट्स यूज कर दिए हुए थे, तो मेरे पास स्टोर रूम में 700 यूनिट्स थे, तो मैंने नए यूनिट्स रिसीव कर। अब जब मैंने नए यूनिट्स रिसीव कर लिए, मैंने इसमें ऐड किए और मैंने कितने यूनिट परचेज करने हैं, ये दो बातें डिसाइड करेंगे। एक तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, मैं कितने यूनिट स्टोर रूम में होल्ड कर सकती हूँ, कितना होल्डिंग एक्सपेंस जो है वो मैं बियर कर सकती हूँ। तो भाई इन्वेंट्री का वो लेवल कहलाता है मैक्सिमम लेवल। और सपोज वो मैक्सिमम लेवल है आपके पास ऑफ 5000 यूनिट्स। 5000 से ज्यादा यूनिट्स की मुझे जरूरत भी नहीं है, इससे ज्यादा मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है, इससे ज्यादा मैं होल्डिंग कॉस्ट बियर भी नहीं कर सकती। तो मैक्सिमम जो इन्वेंट्री के यूनिट मैं अपने स्टोर रूम में रख सकती हूँ एज पर माय बिजनेस रिक्वायरमेंट, उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। और इन्वेंट्री का वो लेवल जो आपके पास होना चाहिए बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द फ्रेश यूनिट, उस लेवल को क्या बोलते हैं?
रीऑर्डर। और ड्यूरिंग लीड टाइम आपने जितने यूनिट यूज कर लिए और जब नए यूनिट्स आपने रिसीव किए उस टाइम इन्वेंटरी का जो लेवल रह जाएगा दैट लेवल वुड बी कॉल्ड मिनिमम लेवल। अब इनकी कैलकुलेशंस आपके सिलेबस में, इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? हमेशा हम पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं और मैं रीऑर्डर लेवल को ऑनवर्ड एब्रीवेट करूंगी विद ROL। कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, इट इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। इसको इंटरप्रेट करते हैं। मेरे पास स्टोर में 2000 यूनिट होने चाहिए कि मैंने कैसे डिसाइड किया? ये दो बातों पर डिपेंड करता है। मेरे पास डेली बेसिस पे यूजेज कितना है? फर्स्ट कीजिए मैं रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी लेवल को डिफाइन कर रही हूं और एक दिन में 100 केजीज यूज होते हैं रॉ मटेरियल के, सपोज किए लेते हैं। और जनाब आपका सप्लाई कह रहा है कि मुझे जो लीड टाइम आपसे चाहिए वो 10 डेज के इक्विवेलेंट चाहिए, मैं 10 दिनों में आपको माल तैयार करके फॉरवर्ड कर दूं और एक दिन में मुझे कितने केजीज यूज होने 100 केजी। तो मुझे बताओ 10 दिनों के लिए मेरे पास स्टोर में कितना माल होना चाहिए? 1000 केजीज। तो आपका रीऑर्डर लेवल कितना होगा? ये दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो कंजम्पशन कितनी है और दूसरा लीड टाइम। ये हम मैक्सिमम यहां पर लिखते हैं। क्यों? मैंने अपने आप को सेफ हैंड पे रखा। फर्स्ट कीजिए कभी 10 दिन भी हो जाते हैं, कभी माल आपको 8 दिनों में भी मिल जाता है एवरेज बेसिस पे। 9 डेज के लिए भी 9 डेज में भी फ्रेश यूनिट्स की डिलीवरी आ जाती है। फर्स्ट करो मैंने लीड टाइम एज अर्ली एज पॉसिबल का सपोज कर दिया। सप्लायर मोस्टली 8 डेज में भी पेमेंट कर दी, नए यूनिट्स फॉरवर्ड कर देता है। अगर मैंने 8 डेज को बेस बनाया होगा क्या? 100 into 8 कितना आता है? 800 केजीज। मैंने लीड टाइम मिनिमम सपोज किया। मुझे लगता था कि सप्लाई ने पहले भी पिछली दफा भी 8 दिनों में डिलीवरी दे दी थी, अब भी 8 डेज में बेटा वो डिलीवरी दे देगा। लेकिन हुआ क्या? 8 डेज की बजाय उसने 10 डेज में डिलीवरी दी। होगा क्या? 2 दिन का क्या होगा? स्टॉक आउट हो जाएगा। रॉ मटेरियल का स्टॉक आउट होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ना वर्किंग प्रोसेस होगा, ना फिनिश गुड्स होंगी, फिनिश गुड्स नहीं होगी, कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं होगी, कस्टमर अवॉइड होगा, उसका मतलब है लॉस ऑफ बिजनेस। और हम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए खुद को सेफ्टी एंड पे रखने के लिए हम क्या करते हैं? रीऑर्डर के लेवल की कैलकुलेशन में कंजम्पशन भी मैक्सिमम लेते हैं और लीड टाइम भी मैक्सिमम अपने पास हो सकते हैं कि अगर इन केस कभी कंजम्पशन ज्यादा हो गई या लीड टाइम एक्सटेंड कर गया, हमारे पास सेफ्टी एंड पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स होने चाहिए। हम हर सूरत में स्टॉक आउट को अवॉइड करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? फिर से देखिए, रीऑर्डर लेवल कितनी बातों पर डिपेंड कर रहा है? 2 बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक कंजम्पशन और दूसरा लीड टाइम। लेकिन खुद को स्टॉक आउट से अवॉइड करने के लिए याद रखिएगा रीऑर्डर लेवल जब भी कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ क्या रखते हैं? मैक्सिमम। यहां तक क्लियर? ओके। अब उसके बाद हम फर्दर क्या कैलकुलेट किया करते हैं? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल बेटे कैसे कैलकुलेट करें? व्हाइट बोर्ड पे साथ देखिएगा बेटे, मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगी, सिर्फ मेरी बातों पे फोकस रखना। इधर ऑफ बेटा देखो, अगर रीऑर्डर लेवल मैंने कैलकुलेट कर लिया है तो ड्यूरिंग लीड टाइम मैंने जितने यूनिट यूज कर लिए, अगर मैं माइनस कर दूं क्या मेरे पास मिनिमम लेवल आएगा? यस। अगर रीऑर्डर लेवल मैंने पहले से डिफाइन कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, तो रीऑर्डर लेवल मेरे पास आ चुका है। अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ रहा है कि ड्यूरिंग लीड टाइम मैंने 1300 यूनिट टोटल में यूज कर लिए थे, तो क्या 700 यूनिट्स आएंगे? मिनिमम लेवल आएगा? यस। यही इसका फॉर्मूला। मिनिमम लेवल के लिए हम क्या करते हैं? पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं, फिर ड्यूरिंग इस लीड टाइम हमने जितने यूनिट यूज किए होंगे वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? तो ये देखो इसका फॉर्मूला बना, रीऑर्डर लेवल माइनस टोटल कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। और ड्यूरिंग लीड टाइम टोटल कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? क्यों निकालते हैं? यूजेज को कभी भी टोटल नहीं देगा, डेली बेसिस पे यूजेज देगा पर डे। टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? लीड टाइम से मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन बेटा जब मिनिमम लेवल डिफाइन करते हैं तो यूजेज और लीड टाइम की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर देते हैं। एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम।
ओके हो गया। अच्छा, अब फिर से देखिए मैक्सिमम लेवल को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपको मिनिमम लेवल फाइंड आउट करना हो या मैक्सिमम, हमेशा फॉर्मूला का स्टार्ट कहां से करते हैं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, रीऑर्डर लेवल। अब मैक्सिमम के लिए मैंने क्या करना है, रीऑर्डर लेवल से मैंने स्टार्ट करना है। ड्यूरिंग लीड टाइम मैंने जितने यूनिट यूज कर लिए माइनस कर दूंगी, तो इन्वेंट्री का लेवल कहां आ जाएगा। फिर जितने यूनिट परचेज किए उनको क्या करूंगी, ऐड करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समझो। फिर से बताओ, रीऑर्डर लेवल से मैंने स्टार्ट किया, मैक्सिमम लेवल को जब वो कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तब भी आपने क्या करना है, कहां से स्टार्ट लेना है, रीऑर्डर लेवल से। और जितने यूनिट्स ड्यूरिंग लीड टाइम इन टोटल आपने यूज कर लिए होंगे माइनस कर दोगे। फिर मैक्सिमम लेवल तक कैसे जाओगे, जितने परचेज किए उसमें ऐड कर दोगे, तो आप कहां पहुंच जाओगे, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच। इज इट क्लियर। चलो अब ये देखो, मैंने इसमें से कंजम्पशन टोटल माइनस कर दिया, और कंजम्पशन को टोटल कभी भी नहीं देगा, हमेशा पर डे देगा। टोटल फाइंड आउट करने के लिए मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, लीड टाइम से। अब जब हम मैक्सिमम लेवल पे जाते बेटे, जितना मैक्सिमम लेवल बढ़ाते चले जाओगे ज्यादा यूनिट स्टोर होंगे, आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, मैंने उसको भी नहीं बढ़ने देती। मैक्सिमम लेवल को मिनिमाइज करते हैं, मिनिमम लेवल को मैक्सिमाइज करते हैं। यहाँ स्टॉक आउट को अवॉइड करना है, वहां पे आते हैं एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट को अवॉइड करना है, और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जब यूसेज निकालेंगे उसकी स्ट्रेंथ को मजीद कम करके। मैक्सिमम से कम स्ट्रेंथ क्या होती है, एवरेज। एवरेज से कम स्ट्रेंथ क्या होती है, मिनिमम। तो आपने यहाँ क्या करना है, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। ये कंजम्पशन हमारे रीऑर्डर लेवल से निकल गई, आप यहाँ आ गए, इसको मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाओ, क्या करोगे, जो यूनिट परचेज किए उनको ऐड कर दोगे। और जो यूनिट परचेज किए उनको क्या नाम दिया था हमने प्रीवियस इस चैप्टर के हाफ में, लॉट साइज। और लॉट साइज आप यहाँ पे हमेशा किस नाम से गिवन होगा, EOQ क्या है, यूनिट्स परचेज इन वन ऑर्डर। आपने इस ऑर्डर में जितने यूनिट परचेज किए हैं वो ऐड कर दो, वो आपने हमेशा इन दिस कैलकुलेशन कौन से सपोज करने, EOQ। इज इट क्लियर। चलिए यहाँ तक रिपीट करते हैं, फिर आप नोट कीजिएगा, वो आपके लिए मजीद रिपीट हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्लास का काम क्लास में याद होता जाएगा। जी बेटे, इन्वेंट्री के कितने कंट्रोल लेवल्स हैं, 4 लेवल्स है। बेसिक 3 है, बाकी को एवरेज उस पे उसकी कैलकुलेशंस है, एवरेज आप कर लेना, मैक्सिमम मिनिमम लेवल। चले जनाब, रीऑर्डर लेवल इज व्हाट, level of inventory in the store room against which we have to place order for new units. How to calculate it? Reorder level को कैसे calculate करना है? Maximum consumption usage into maximum lead time. Lead time क्या होता है? Lead time टाइम क्या होता है? किस किस के दरमियान? आपने कब ऑर्डर प्लेस किया और कब नए यूनिट्स आपने उस ऑर्डर के केस में रिसीव किए, ये जो टाइम गैप है दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। ओके ग्रेट। अब हम एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करूँ कि बेटे अगर लीड टाइम उसने वीक्स में दिया है तो कंजम्पशन भी पर वीक होनी चाहिए। लीड टाइम अगर डेज में दिया है वो भी पर डे होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेंथ कौन सी रखनी है, मैक्सिमम। क्यों रखते हैं, टू अवॉइड स्टॉक अप। ओके हो गया। फिर आगे रीऑर्डर लेवल के बाद मिनिमम लेवल कैसे फाइंड आउट करना है, अप्रोच जहन में क्या रखनी है कि रीऑर्डर लेवल में से जितने यूनिट ड्यूरिंग लीड टाइम आपने यूटिलाइज कर लिए वो माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, मिनिमम लेवल। और जब मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है तो कंजम्पशन और लीड टाइम की स्ट्रेंथ को मजीद कम कर लेना है, और मैक्सिमम से कम क्या होती है। फिर उसके बाद मैक्सिमम लेवल की तरफ आपने कैसे मूव करना है, आपने रीऑर्डर लेवल से ही स्टार्ट लेना है। ड्यूरिंग लीड टाइम जितने यूनिट यूज किए वो माइनस और जितने परचेज किए वो ऐड। लेकिन यहाँ पे जो यूसेज की स्ट्रेंथ है वो सबसे कम रखनी है, मिनिमम रखनी है। क्यों पे, हाँ जी, क्योंकि अगर आपके इन्वेंट्री का लेवल मैक्सिमम हो जाएगा वो होल्डिंग कॉस्ट को आउट ऑफ कंट्रोल कर देगा। समटाइम ये लॉजिक्स याद नहीं की रहती, तो उसके लिए एक ट्रिक आपको बताते हैं। देखो रीऑर्डर लेवल को हमेशा पहले कैलकुलेट करना है। इसकी कैलकुलेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 2 है। इसकी कैलकुलेशन में मिनिमम लेवल की कैलकुलेशन में कितने वेरिएबल हैं, 3 है। मैक्सिमम लेवल की कैलकुलेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 4 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे और उनकी स्ट्रेंथ को आपने कम करते जाना। पहले में मैक्सिमम, उससे एवरेज, उसके बाद मिनिमम। आखिरी चीज देखिएगा, मिनिमम लेवल से नीचे
भी हमारे पास कुछ यूनिट्स पड़े हैं, ठीक है, हमारी जरूरत से एक्स्ट्रा कुछ यूनिट्स पड़े हुए हैं, ये क्या है? यस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बफर स्टॉक। हम इन्हीं को बफर स्टॉक कहते हैं और इन्हीं को सेफ्टी स्टॉक। हाँ जी, क्लियर है? अब अगर क्वेश्चन में वो आपसे कहे बफर स्टॉक कैलकुलेट करो, कैसे करोगे? जरा ग्राफ पे फोकस कीजिए। बफर स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करना है? नो, बफर स्टॉक कितना है हमारी इन दिस एग्जांपल? 7 है। तो बफर स्टॉक किसके इक्वल होता है? यस, इट इज इक्वल टू मिनिमम कंट्रोल लेवल। आपका बफर स्टॉक किसके इक्वल होता है? मिनिमम कंट्रोल लेवल। आपकी बुक में कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला लिखकर दिया हुआ है, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो तो बफर स्टॉक कैलकुलेट करें, सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करें, सिंपल। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? ओके हो गया? अब इसको नंबर बेटा कीजिए, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ, मुझे करके दिखाइए। एवरेज इन्वेंटरी लेवल तो फाइंड आउट करना सीख के आइए, होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में कैसे कैलकुलेट करना सीखा, जरा याद करवाइए। इन्वेंटरी ओवर लॉट साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक। यस यू आर राइट। इसको नोट करो, नोट करने के बाद मुझे एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करके दिखाइए। जी बेटे।